Panda. I got broads in Atlanta. Just to throw me in the family. Credit cards and the scammers. Getting the licks in the band. Legacies. Hello all, welcome to lecture number 1 of Ancient India Cultural। तो ये है चैप्टर नंबर 10 क्लास 6 हिस्ट्री का। और ये चैप्टर जो है ये थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इंडियन कल्चर के बारे में, रिलीजन के बारे में, पीपल की लाइफ के बारे में, साइंस के बारे में, लैंग्वेजेस के बारे में और आर्ट्स के बारे में। ठीक है, इसके पहले के चैप्टर डिफरेंस क्यों थे? बिकॉज उसमें हमने ये पढ़ा कि इंडिया के डिफरेंट रीजन्स पर कौन कौन से किंगडम्स या एम्पायर ने रूल किया और कब से लेकर कब तक। तो इस चैप्टर में हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, वो सब हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो गो बैक एंड वॉच दैट वीडियोज़। ओके, तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लाइफ ऑफ पीपल, यानी एंशियंट इंडिया में लोगों की लाइफ कैसे हुआ करती थी, वो लोग कौन कौन सी ऑक्यूपेशंस वगैरह किया करते थे, ये सब। नेक्स्ट इज़ अबाउट साइंस, थोड़ा सा उस टाइम पे भी साइंस इतना ज़्यादा डेवलप था, ये हम सीखेंगे। नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ एजुकेशन, यानी उस टाइम पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ फेमस थी एजुकेशन के लिए, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटी का जिक्र मिलता है, दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी। और लास्ट हम पढ़ेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो देयर वॉज एन अनइंटरप्टेड लिटरेरी ट्रेडिशन इन एंशियंट इंडिया। तो जो हमारा एंशियंट इंडिया था उसमें अनइंटरप्टेड लिटरेरी ट्रेडिशन था। ना व्हाट इज़ लिटरेरी ट्रेडिशन? लिटरेरी ट्रेडिशन का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो पढ़ाई की व्यवस्था या पढ़ाई का सिस्टम। तो इंडिया में जो लिटरेसी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो आज का नहीं है, बल्कि वो सदियों से चला आ रहा है। अब आप लोग बोलोगे कि एंशियंट इंडिया में तो मैम स्कूल्स नहीं हुआ करते थे, ना ही यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी, तो वो लोग पढ़ाई कैसे करते थे? तो तब गुरुकुल हुआ करते थे। आज जैसे हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, वैसे उस टाइम पे वेद हुआ करते थे। हमने पढ़ा था वेदास के बारे में, राइट? तो उस टाइम पे जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें बच्चे वेद की शिक्षा लिए करते थे, या जो रिलीजियस बुक्स है या जो उपनिषद वगैरह है उन सब की ये लोग स्टडी किया करते थे। ठीक है, तो इंडिया में पहले से ही एंशियंट टाइम से ही अनइंटरप्टेड लिटरेरी ट्रेडिशन रहा है। मतलब लिटरेसी की जो सिस्टम है वो पहले से चलता आ रहा है, उसमें कोई भी ब्रेक नहीं है। This literature was produced in the Sanskrit, Ardha Magadhi, Pali and Tamil languages। अब ज़्यादातर जो भी लिटरेचर है, सबसे पहले तो लिटरेचर क्या होता है? लिटरेचर मतलब होता है एक ही टाइप का बहुत सारा राइटिंग मटेरियल, दैट इज़ कॉल्ड एज लिटरेचर। तो उस टाइम का जो लिटरेचर था वो बेसिकली 4 लैंग्वेजेस में हुआ करता था, और वो लैंग्वेजेस थी संस्कृत, अर्धा मगधी, पाली एंड तमिल। अब इन्हीं 4 लैंग्वेजेस में क्यों हुआ करता था? बिकॉज उस टाइम पे ये लैंग्वेजेस सबसे ज़्यादा बोली जाती थी, इसीलिए इन लोकल लैंग्वेजेस में उस टाइम का लिटरेचर हुआ करता था। इट इंक्लूडेड रिलीजियस लिटरेचर, ट्रीटीज ऑन ग्रामर, एपिक्स, प्लेस, स्टोरीज एक्सेट्रा। अब इस लिटरेचर में क्या क्या होता था? तो सबसे पहले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस लिटरेचर हुआ करता था, यानी अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड। अब ये रिलीजियस कौन कौन से रिलीजन से रिलेटेड था ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज ट्रीटीज ऑन ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारी ट्रीटीज, मतलब ट्रीटीज का मतलब होता है निबंध जैसा बड़ा कुछ लिखना। तो ग्रामर से रिलेटेड, स्पेशली संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड उस टाइम पे बहुत से लिटरेचर्स लिखे गए थे। फिर एपिक्स मतलब होता है, जैसे आपने महाभारत और रामायण के बारे में सुना होगा, तो ये जो बड़ी बड़ी बुक्स है जिसमें किसी की बायोग्राफीज़ के बारे में बताया है या वॉर से रिलेटेड बताया है, उसे कहा जाता है एपिक्स। नेक्स्ट इज प्लेस तो आपको पता है नाटक या ड्रामास। फिर स्टोरीज, तो इन सब के बारे में हमें पता चलता है, इन सब की राइटिंग्स हमें उस टाइम से मिली है। तो हम नेक्स्ट एक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट एक लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे जो कि है हमारा संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर का नाम हमने पहले भी पढ़ा है, इसके जो पिछले वाला चैप्टर था उसमें हमने संगम लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। यहाँ पे हम पढ़ते हैं संगम मीन्स अ गैदरिंग ऑफ लर्न्ड मैन। संगम ये जो है ये एक हिंदी वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है?
लर्नड मैन की गैदरिंग, यानी कि जो भी नॉलेजेबल पर्सन है उन सब पर्सन्स ने जो भी अपना नॉलेज स्प्रेड किया था उन सबको गैदर करके कलेक्ट किया गया और उसी को नाम दिया गया संगम लिटरेचर। द लिटरेचर कंबाइंड इन सच गैदरिंग्स इज नोन एज संगम लिटरेचर, इसी को कहा जाता है संगम लिटरेचर। इट इज़ द मोस्ट एंशियंट लिटरेचर इन तमिल। तो ये जो लिटरेचर है ये तमिल लैंग्वेज में लिखा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही एंशियंट लिटरेचर है तमिल लैंग्वेज में लिखा हुआ। अब इस लिटरेचर के दो टाइप्स हैं, या आप कह सकते हो कि दो वेल नोन एपिक्स हैं, पार्ट्स हैं, जो कि क्या क्या है। तो पहला तो है सिलप्पदिकरम और नेक्स्ट इज मणिमेखलाई। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट इस लिटरेचर के पार्ट्स हैं। फ्रॉम संगम लिटरेचर वी लर्न अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड। तो संगम लिटरेचर में कुछ ऐसी भी बातें बताई गई है जिससे हमें साउथ इंडिया के बारे में पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का थोड़ा सा पता चलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ लिटरेचर विच इज़ रिलीजियस लिटरेचर। रिलीजियस क्या होता है? सबसे पहले तो रिलीजन क्या होता है, मतलब कोई धर्म। तो धर्म से रिलेटेड या रिलीजन से रिलेटेड जितनी भी बुक्स लिखी गई वो सब आ गई हमारी रिलीजियस लिटरेचर में। सो द इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट इंक्लूड अगम ग्रंथा, त्रिपिटका एंड भगवद गीता। तो उस टाइम पे 3 रिलीजियस लिटरेचर बहुत ही फेमस थे। पहले तो था अगम ग्रंथ, नेक्स्ट इज त्रिपिटका एंड भगवद गीता। अब ये कौन कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? जो अगम ग्रंथ है वो रिलेटेड है हमारे जैन रिलीजन से। ठीक है, त्रिपिटका इज रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। ठीक है, और जो भगवद गीता ये तो आप जानते हो ये हिंदू धर्म से या हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है। तो हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। द जैन अगम ग्रंथास आर रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेजेस ऑफ अर्धमगधी, शौरसेनी एंड महाराष्ट्री। अब प्राकृत लैंग्वेजेस क्या होती है ये भी हम आगे देखेंगे। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, प्राकृत लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो उस टाइम पे लोकली पीपल बोला करते थे या लोग बोला करते थे, उन्हें ही कहा जाता है प्राकृत लैंग्वेजेस। और ये जो लैंग्वेजेस है अर्धमगधी, शौरसेनी एंड महाराष्ट्री, ये प्राकृत लैंग्वेजेस का ही टाइप है। उन सब लैंग्वेजेस को मिलाकर कहा जाता है प्राकृत लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? जो लोग उस टाइम पे बोला करते थे। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक लैंग्वेज है तो पूरे इंडिया में लोग एक ही लैंग्वेज बोलते होंगे, नहीं। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोला करते थे और उन सबको मिला के कहा जाता है प्राकृत लैंग्वेज, और उसी के टाइप्स हैं ये 3 लैंग्वेज। ठीक है, तो द अगम ग्रंथास आर अ कलेक्शन ऑफ द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। अब अगम ग्रंथास हमने देखा कि ये अगम ग्रंथास जो है जैन अगम ग्रंथास, ये जैन या जैनिज्म की रिलीजियस बुक्स हैं। तो इसमें क्या बताया गया है, जो भी वर्धमान महावीर की टीचिंग्स थी वो सब बताई गई है इस बुक में। वर्धमान महावीर जो थे वो जैनिज्म या जैन रिलीजन के फाउंडर थे, इन्हीं से जैन रिलीजन की शुरुआत हुई थी। तो ये जो भी टीचिंग्स दिया करते थे ये सब अगम ग्रंथास में लोग क्या करते थे, लिख देते थे। देन literary works like Mahapuranas, biographies, stories etc. are available in the अपभ्रंश language। अब कुछ लिटरेरी वर्क्स हैं जैसे कि महापुराण हो गए, फिर बायोग्राफीज हो गई, स्टोरीज एक्सेट्रा, इन सबको भी लिखा गया है, लेकिन कौन सी लैंग्वेज में? अपभ्रंश लैंग्वेज। ये भी एक प्राकृत लैंग्वेज का ही टाइप है। सिद्धसेन दिवाकर रोड समय सत्ता अ वर्क इन प्राकृत ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। अब सिद्धसेन दिवाकर जो थे ये एक राइटर थे, इन्होंने अपना एक वर्क लिखा जिसे कहा जाता है समय सुत्ता, और ये जो वर्क था ये था प्राकृत लैंग्वेज में। और इसमें समय सुत्ता में क्या बताया गया है, इसमें सब जुडिशियरी सिस्टम के बारे में बताया गया है, मतलब जस्टिस की, लोगों को जस्टिस कैसे मिलेगा। ठीक है, फिर है विमल श्री हैज टोल्ड द स्टोरी ऑफ राम इन पौमचर्या अ पोएटिक वर्क इन प्राकृत। अब जो विमल श्री थे ये हो गए हमारे दूसरे राइटर, इन्होंने लिखा था पौमचर्या, ये उनकी बुक का नाम है पौमचर्या। और इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें उन्होंने राम जी की स्टोरी के बारे में बताया, राम यानी जो रामायण वाले राम थे वो। तो ये एक पोएटिक वर्क है, यानी पोएम्स के फॉर्म में इन्होंने इनकी पूरी लाइफ, राम की पूरी लाइफ को एक्सप्लेन किया है, और ये भी इन्होंने लिखा था प्राकृत लैंग्वेज में। नेक्स्ट इज हरिभद्रसुरीज, समरय चकाहा एंड उदयोतानसुरीज, कुवलयमालखा आर वेल नोन वर्क्स। अब हरीश भद्रसुरी जो थे इन्होंने ये बुक लिखी थी जिसका नाम है समरय चकाहा एंड
उदयोतान सूरी जो थे, ये भी एक राइटर है, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम है कुवलया मलकहा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़े से हार्ड नेम्स आपको लग रहे होंगे, बट दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट। जो भी राइटर्स है और जो भी उनका वर्क है या उनकी बुक्स है वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम चलते हैं डू यू नो पे। यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग बात आपको प्राकृत लैंग्वेजेस के बारे में बताई गई है, तो देखते हैं ये क्या है। It is believed that most of the languages in the region from North India up to Maharashtra are derived from Prakrit and Sanskrit। अब जितनी भी लैंग्वेजेस इंडिया में बोली जाती हैं आज, नॉर्थ इंडिया से लेकर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर तो मिडल इंडिया तक यानी महाराष्ट्र तक जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं वो सब लैंग्वेजेस प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेजेस से ही डिराइव की गई हैं, इन्हीं लैंग्वेजेस से बनाई गई हैं। The word प्राकृत is derived from a word meaning natural। अब प्राकृत ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है नेचुरल। आपने हिंदी में सुना होगा प्रकृति, तो ये प्रकृति यानी ही प्राकृत यानी कि जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल। द प्राकृत लैंग्वेजेस वेयर लैंग्वेजेस इन डेली यूज ऑफ पीपल। प्राकृत लैंग्वेजेस क्या थी, ऐसी लैंग्वेजेस जो लोग अपने डेली यूज में बोला करते थे। दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब जो प्राकृत लैंग्वेजेस है वो 4 मेन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कि ये लैंग्वेजेस 4 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, इसका मतलब ये कि जो ये 4 लैंग्वेजेस ये बहुत ज़्यादा यूज़ में लाते थे लोग, और वो 4 लैंग्वेजेस कौन सी है, पैशाची, शौरसेनी, मगधी एंड महाराष्ट्री लैंग्वेजेस। अब नेक्स्ट इज मराठी डेवलप्ड फ्रॉम महाराष्ट्री। अब महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे मराठी जो है ये बहुत ही फेमस लैंग्वेज है, और ये मराठी लैंग्वेज भी किससे डेवलप हुई, एक प्राकृत लैंग्वेज से। और कौन सी प्राकृत लैंग्वेज, दैट इज महाराष्ट्री। इन दिस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस लाइक मराठी फ्रॉम द प्राकृत लैंग्वेजेस देयर ओरिजिनल फॉर्म्स चेंज। अब हुआ क्या, जब प्राकृत लैंग्वेजेस से आज की लैंग्वेजेस बनाई जा रही थी यानी डिराइव हो रही थी, तो आज की मान लेते हैं मराठी, ठीक है, तो क्या हुआ, जो ओरिजिनल प्राकृत लैंग्वेज थी इसमें थोड़ा सा चेंज आ गया, और तब जो लैंग्वेज बनी उसी लैंग्वेज को कहा जाता है अपभ्रंशा लैंग्वेजेस, यानी थोड़ा सा गड़बड़ लैंग्वेज। अपभ्रंशा का मतलब ही होता है थोड़ा सा गड़बड़। तो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैव डेवलप्ड फ्रॉम अपभ्रंशा लैंग्वेज। तो आज की जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सब डेवलप हुई हैं अपभ्रंशा लैंग्वेजेस से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे त्रिपिटका के बारे में। हमने देखा था कि रिलीजियस लिटरेचर जो है वो 3 मेन थे। फर्स्ट वॉज अगम ग्रंथास, जो कि जैनिज्म के रिलीजियस बुक्स थे जिनके बारे में हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट इज हमारा त्रिपिटका। त्रिपिटका जो है ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। तो त्रिपिटका हैज़ 3 पिटाकास और पार्ट्स। अब जो त्रिपिटका है इसमें 3 पिटाकास है। अब इस वर्ड पे थोड़ा सा हम देखते हैं। त्रिपिटका में जो ती है उसका मतलब होता है 3, और जो पिटाका है उसका मतलब होता है पार्ट्स। तो इस बुक में या इस लिटरेचर के 3 पार्ट्स हैं। द वर्ड पिटाका मीन्स अ बास्केट और कलेक्शन। तो पिटाका का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, पार्ट्स होता है या फिर बास्केट होता है या फिर कलेक्शन होता है। हियर इट मीन्स अ सेक्शन। तो पिटाका का ओरिजिनल जो मीनिंग है वो तो होता है बास्केट या कलेक्शन, बट इस अगर वर्ड में बात की जाए तो उसका मीनिंग होता है सेक्शन या पार्ट। द त्रिपिटका इज रिटन इन पाली। अब जो त्रिपिटका लिटरेचर है वो लिखा गया है पाली लैंग्वेज में। उस टाइम पे पाली जो है ये भी लोकल लैंग्वेज ही थी, लोग बोला करते थे इसे। इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैटेगरीज ऑफ टेक्स्ट। अब जो पाली लैंग्वेज है, सॉरी पाली नहीं, जो त्रिपिटका है, जो ये लिटरेचर है, इसमें 3 कैटेगरीज में टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी इसके 3 डिविजन्स है जैसा कि हमने देखा। और वो डिविजन्स कौन से हैं, पहला तो है सुत्त पिटाका, दूसरा है विनय पिटाका और तीसरा है अभिधम्म पिटाका। और इन तीनों पार्ट्स में क्या क्या लिखा गया है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट इज सुत्त पिटाका। इट इंक्लूड्स द टेक्स्ट ऑफ गौतमा बुद्धास टीचिंग्स और सरमन्स। अब जो गौतम बुद्धा की टीचिंग्स थी, जो भी वो लेक्चर्स लोगों को देते थे, उन्हें कहा जाता था सरमन्स। तो उनकी टीचिंग्स या उनके सरमन्स जो थे वो सब किस में लिखे गए हैं, सुत्त पिटाका में। और उन्हें ही सुक्तास भी कहा जाता है। सुक्तास क्या था, जो भी वो सरमन्स डिलीवर करते थे उन्हें सुक्तास कहा जाता था। तो इन सब की नॉलेज किस में है, सुत्त पिटाका में। नेक्स्ट इज विनय पिटक।
द वर्ड विनय मीन्स हियर रूल्स। तो विनय का मतलब क्या होता है? रूल्स। विनय पिटका गिव्स द रूल्स और बिहेवियर विच भिक्खुस एंड भिक्खुनीज इन द बौद्ध संघ शुड फॉलो इन देयर डे टू डे लाइफ। अब जो विनय पिटका है, नाम से ही पता चलता है अगर ये रूल्स है, ठीक है, विनय का मतलब अगर रूल्स है तो रूल्स किसके लिए होंगे? जो भी बौद्ध रिलीजन के भिक्खु होंगे या भिक्खुनीस होंगे उनके लिए ये रूल्स हो गए। अगर आपको नहीं पता है तो बता दूं कि जो भिक्खुस हैं वो क्या होता है, मान लीजिए अगर किसी ने बुद्धिज़्म को अपनाया तो अगर वो मेल है तो उसे भिक्खु कहा जाता है, अगर वो फीमेल है तो उसे भिक्खुनी कहा जाता है, ठीक है। इन द बौद्ध संघ शुड फॉलो देयर डे टू डे लाइफ। बौद्ध संघ मीन्स उनका जो ग्रुप है पूरा, वो लोग क्या करते थे, बुद्धिज़्म के जो भी भिक्खु या भिक्खुनीस थे वो लोग प्लेस टू प्लेस जाते हैं और लोगों में नॉलेज को स्प्रेड करते हैं, बुद्धिज़्म की नॉलेज को, ठीक है। उन्हें कहा जाता है बौद्ध संघ, उनके पूरे ग्रुप को। तो ये हमने पढ़ा विनय पिटका के बारे में। थर्ड हम पढ़ते हैं अभिधम्म पिटका। इन दिस बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड। इसमें बुद्धिस्ट डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन की गई है। अ टेक्स्ट टाइटल अर्थकथा और अर्थकथा विच एक्सप्लेन्स द टिपिटकास इज वेल नोन। अब एक टेक्स्ट है जिसका नाम है अर्थकथा या फिर अथकथा, जो कि तिपिटकास को एक्सप्लेन कर रहा है, वो बहुत ही फेमस है। मतलब अर्थकथा क्या होता है? जो भी हम पॉलिटिक्स से रिलेटेड पढ़ते हैं, है ना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स, तो वो सब अभिधम्म पिटका में बताया गया है। Learned women composed gathas or narratives about their own experience. They have been compiled in the Therigatha. They are in the Pali language. अब यहाँ पे एक न्यू लिटरेचर मिल गया, दैट इज थेरिगाथा। इसमें क्या था, जो भी लर्नड वुमेन हुआ करती थी, मीन्स जिनके पास नॉलेज है ज़्यादा, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग अपनी बायोग्राफीज या उनके जो भी एक्सपीरियंस है वो लोग नोट डाउन किया करते थे और उसी से फिर बनाया गया थेरिगाथा। दे आर इन द पाली लैंग्वेज, और ये भी है पाली लैंग्वेज में। तो अभी तक हमने तिपिटका के 3 पार्ट्स पढ़े, सुत्त पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्म पिटका। सुत्त पिटका में क्या लिखा था, जो भी टीचिंग्स थी गौतम बुद्धा की वो लिखी गई थी। विनय पिटका में क्या था, विनय पिटक या विनय पिटका में जो भी रूल्स होने चाहिए बुद्धिज़्म के, कि उन्हें कैसे बिहेव करना है, दैट इज़ बिहेवियर के रूल्स, उसके बारे में लिखा गया था। थर्ड वॉज अभिधम्म पिटका, इसमें अर्थकथा के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, यानी रूल कैसे करना चाहिए वगैरह, ये सब राजाओं के लिए हुआ करता था। नेक्स्ट इज हमें थर्ड रिलीजियस लिटरेचर के बारे में पढ़ना है, दैट इज़ भगवद गीता। द भगवद गीता विच इज़ अ सेक्रेड टेक्स्ट ऑफ हिंदूज इज़ अ पार्ट ऑफ महाभारत। ये तो सभी को पता है कि जो भगवद गीता है वो महाभारत से ही उठाई गई है, महाभारत का ही कुछ टेक्स्ट है जिसे हम भगवद गीता कहते हैं। द भगवद गीता टेल्स अस दैट ईच वन ऑफ अस शुड डू आवर ड्यूटीज विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड्स। तो भगवद गीता में क्या बताया गया कि हमें अपना काम करना चाहिए और रिवॉर्ड्स की चिंता नहीं करनी चाहिए, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो। तो वही भगवद गीता में बताया गया है। इट ऑल्सो सेज दैट द पाथ टू डिवोशन टू गॉड इज़ ओपन टू ऑल। अब इसमें यह भी बताया गया है कि गॉड की तरफ डिवोशन का जो पाथ है, यानी डिवोशन मतलब होता है समर्पण, खुद को पूरी तरह से गॉड को समर्पित कर देना, उसे कहा जाता है डिवोशन। तो ये जो पाथ है ये सबके लिए खुला है। नेक्स्ट इज आदि शंकराचार्य लिव्ड ड्यूरिंग द 8th century कॉमन इरा। ही एम्फसाइज्ड नॉलेज एंड रेनअंसिएशन। अब आदि शंकराचार्य जो थे ये एक सेज थे या साधु थे एंशियंट टाइम के, बहुत ही फेमस, और ये 8th century कॉमन इरा में हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने नॉलेज और रेनअंसिएशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया, इम्पोर्टेंस दिया। अब नॉलेज यानी तो पता है ज्ञान, रेनअंसिएशन मतलब होता है त्याग करना। त्याग किसका करना, तो जो भी हमारी नीड्स होती हैं, जो भी हमारी लक्ष्यरीज होती हैं, उन सब का त्याग कर देना। इस जो शंकराचार्य थे इन्होंने इन 2 बातों पर बहुत ही जोर दिया था। ही रोट कमेंट्रीज एक्सप्लेनिंग द उपनिषद्स, ब्रह्म सूत्रस एंड द भगवद गीता। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कमेंट्रीज लिखी थी। कमेंट्रीज मतलब एक तरह से एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो इन्होंने उपनिषद पे लिखा, ब्रह्मसूत्रा पे लिखा और भगवद गीता पे भी इन्होंने कमेंट्री लिखी। He established 4 मठ्स in 4 डायरेक्शन ऑफ इंडिया एट बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी एंड श्रीनगरी। इन्होंने 4 मठ्स स्टैब्लिश किए थे। मठ्स मतलब होता है मोनेस्ट्रीज,
जहाँ पे बौद्ध भिक्खुज या भिक्खुनीस रहा करते थे कुछ टाइम के लिए, उन्हें कहा जाता था मठ्स। और इन्होंने आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्टैब्लिश किए हैं इंडिया में। कौन कौन सी प्लेसेस पे? बद्रीनाथ में, द्वारका में, जगन्नाथपुरी एंड श्रीनगरी में। यहाँ पे आपको नीचे जो है एक पिक्चर दिया हुआ है सुंदर सा, किनका है ये पिक्चर? आदि शंकराचार्य जी का। नेक्स्ट इज अबाउट कौटिल्य। Kautilya wrote the Arthashastra in which he discusses at length what constitutes an excellent administrative system। तो जो कौटिल्य थे उन्होंने डिटेल में बुक्स लिखी हैं बहुत सारी अर्थशास्त्र पे। अर्थशास्त्र में क्या बताया गया है? What constitutes an excellent administrative system, यानी अच्छा अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मतलब रूलिंग सिस्टम, जो भी रूल करते हैं हम पे राजा वगैरह जो भी उस टाइम पे हुआ करते थे, तो वो बेटर करने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं वो सब इन्होंने लिखा था। तो ये था हमारा रिलीजियस लिटरेचर। नेक्स्ट हमें पढ़ना है ट्रीटिस ऑन ग्रामर। तो अष्टाध्यायी रिटन बाय द ग्रामरियन पाणिनि इज कंसिडर्ड टू बी द स्टैंडर्ड वर्क ऑन संस्कृत ग्रामर। संस्कृत ग्रामर पे मैंने आपको बताया कि ग्रामर जहाँ पे भी पोर्शन आया तो उस टाइम पे संस्कृत ग्रामर पे बहुत कुछ लिखा जाता था। वैसे ही एक बुक है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, और ये किन्होंने लिखी थी? तो एक सेज थे यानी साधु थे जिनका नाम था पाणिनि, तो इन्होंने लिखी थी। और ये बुक में क्या बताया गया है? ऑल द रूल्स ऑफ संस्कृत ग्रामर। पतंजलि रोट महाभाष्य। अब पतंजलि कौन? रामदेव बाबा की कंपनी? नहीं, पतंजलि जो है ये भी ओल्ड टाइम के एक सेज का नाम है, ठीक है, साधु का नाम है। उन्होंने क्या लिखा था? उन्होंने लिखा था महाभाष्य। इट एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल गिवन इन पाणिनिस अष्टाध्यायी। अब पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी बुक लिखी थी, इसी के प्रिंसिपल्स को और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए पतंजलि जी ने क्या लिख दिया? महाभाष्य लिख दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं अर्थशास्त्र पे थोड़ा सा, कि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो हमने तो पढ़ा कि अर्थशास्त्र जो है ये कौटिल्य ने लिखा था। दिस इज अ वर्क बाय कौटिल्य। It consists of detailed discussions of administrative matters such as the duties of a king, criteria for selecting a minister, system of defense, type of forts, formation of army, plans for espionage, organization of the treasury and other offices, judicial system, investigation of theft, types of punishment, etc. तो इसमें जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र बुक लिखी थी इसमें क्या क्या बताया गया है ये आपको बताया गया। तो हमने देखा कि उन्होंने इस बारे में लिखा था कि रूलिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बेटर कैसे हो सकता है ना। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, लाइक ड्यूटीज़ ऑफ किंग, यानी किंग ने कौन कौन सी ड्यूटीज़ पूरी करनी चाहिए, कौन कौन से उसने काम करने चाहिए। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग अ मिनिस्टर। अगर हम किसी मिनिस्टर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें उसमें क्या क्या देखना चाहिए, उसके कैसे कैसे टेस्ट लेने चाहिए। नेक्स्ट इज सिस्टम्स ऑफ डिफेंस। तो आपको पता है कि एंशियंट टाइम में जो राजा महाराजा होते थे उनकी ये लंबी चौड़ी आर्मीज होती थी, है ना। तो उनका क्या सिस्टम होना चाहिए डिफेंस के लिए, यानी सुरक्षा के लिए। फिर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स किस प्रकार से बनाए जाने चाहिए, यानी किले। हुआ क्या करता था यहाँ पे, टाइप्स ऑफ फोर्ट्स को क्यों इतना महत्व दिया है? बिकॉज उस टाइम पे कोई भी राजा कभी भी बाहर से आके अटैक कर दे तो इस पे हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, फोर्ट्स ही कुछ इस प्रकार से बनाते थे कि अटैक कर पाना इतना इजी ना हो, इसीलिए टाइप ऑफ फोर्ट्स यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एन आर्मी। एक आर्मी किस तरह बनाई जानी चाहिए। प्लान्स फॉर एस्पियोनेज। एस्पियोनेज का मतलब होता है गुप्तचरी। लाइक अगर कोई एक किंगडम है उसे शक है कि जो दूसरा किंगडम है वो मुझ पे अटैक ना कर दे, तो वो क्या करेगा, अपने कुछ गुप्तचरों को वो दूसरे किंगडम में छुप छुप के भेजेगा और वहाँ पे जो भी चल रहा है, जो भी बातें चल रही है वो क्या करेंगे, ये लोग वापस आके इसको बताएंगे। तो इसे कहा जाता है गुप्तचरी या फिर डिटेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, है ना। जो डिटेक्टिव्स होते हैं आजकल के, उस टाइम पे क्या होते थे, गुप्तचर हुआ करते थे। फिर है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द ट्रेजरी एंड अदर ऑफिसेज। जो भी ट्रेजर है यानी जो भी उनका मनी वगैरह उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उनको कैसे संभाला जाए। फिर है जुडिशियल सिस्टम यानी जो भी हमारे आज के कोर्ट्स वगैरह होते हैं, लाइक सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया,
या न्यायपालिका, ये सब जुडिशियरी सिस्टम में आते हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा कुछ सिस्टम होता होगा जिसे कहा गया है जुडिशियल सिस्टम। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ थेफ्ट, टाइप्स ऑफ पनिशमेंट एक्सेट्रा। तो अगर कोई चोरी हो रही है, थेफ्ट हो रहा है, तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कैसे करना, फिर ऐसे लोगों को क्या पनिश करना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा के बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है। और अर्थशास्त्र किसने लिखा है ये आपको याद रखना है, दैट इज कौटिल्य। नेक्स्ट हमें पढ़ना है अर्शा एंड क्लासिकल एपिक्स। ये क्या थे, तो अर्शा वर्ड जो है इसका मीनिंग तो होता है ओरिजिनली वॉर। तो जो भी एपिक्स में वॉर के बारे में बताया गया है उन्हें कहा जाता है अर्शा एपिक्स। या फिर इसका दूसरा मीनिंग एक और होता है, वो होता है कि रिटन बाय सेजेस, जो साधु ने लिखे हुए ग्रंथ होते हैं उन्हें भी अर्शा एपिक्स कहा जाता है। तो रामायण एंड महाभारता आर द टू अर्शा एपिक्स ऑफ एंशियंट इंडिया। अब एंशियंट इंडिया के दो बहुत ही फेमस अर्शा एपिक्स है, पहला तो रामायण, दूसरा महाभारत। अर्शा मीन्स कंपोज्ड बाय ऋषिस और सेजेस। अर्शा का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया, पहला मतलब तो वॉर होता है, दूसरा मतलब क्या होता है कंपोज्ड बाय ऋषिस और सेजेस, जो ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। तो रामायण वॉज कंपोज्ड बाय द ऋषि वाल्मीकि। ये तो सभी को पता है कि जो रामायण है वो किसने लिखा था, वाल्मीकि ऋषि ने। द मेन कैरेक्टर ऑफ रामायण इज श्री राम, जो श्री राम है वो मेन कैरेक्टर है रामायण का। महाभारता हैज़ बीन कंपोज्ड बाय द सेज व्यास, और महाभारता किसने लिखी है, सेज व्यास ने। ठीक है, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जा सकता है कि रामायण किसने लिखी, तो वाल्मीकि ने, महाभारत किसने लिखी, तो व्यास ने। इट्स मेन थीम इज द वॉर बिटवीन द कौरवास एंड पांडवास। महाभारत में क्या बताया गया है कि कौरवास और पांडवास के बारे में जो वॉर हुई उसके बारे में, जो इनके बीच में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उसके बारे में बताया गया है। और एक चीज़ बताई गई है महाभारत में, दैट इज़ द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो लॉर्ड कृष्णा की लाइफ कैसी थी, किस किस प्रकार थी, इसके बारे में भी महाभारत में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट इज द महाभारता provides a comprehensive picture of the various human sentiments and emotions and their consequences। अब जो महाभारत है उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि उसमें ह्यूमन सेंटिमेंट्स एंड इमोशंस के बारे में बताया गया है कि ह्यूमंस की कैसी कैसी फीलिंग्स होती हैं, कैसे कैसे उनके इमोशंस बन जाते हैं और उससे क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महाभारत की बात करें तो महाभारत में जो कौरवास और पांडवास की लड़ाई हुई थी वो क्यों हुई थी, तो जो राजगद्दी है उसे पाने के लिए हुई थी, है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि अर्जुन को अपने ही फैमिली मेम्बर्स के खिलाफ जाके लड़ना पड़ा था। तो इसमें ह्यूमन इमोशंस जुड़े हुए थे बहुत सारे, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था उनके लिए। तो इस बारे में महाभारत में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। Sometimes there is such a period in the history of language, literature and art that its glory remains undiminished even later on। कई बार क्या होता है, एक ऐसा पीरियड आ जाता है हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट में कि उसकी जो ग्लोरी है वो अनडिमिनिश्ड रहती है इवन लेटर ऑन। जैसे महाभारत का एग्जाम्पल ले लो, रामायण का एग्जाम्पल ले लो, हुआ क्या था, हुआ तो था वॉर तो आज भी होते हैं, है ना। लेकिन ये ऐसे वॉर्स थे जिनकी जो हिस्ट्री है वो अभी भी हम पढ़ रहे हैं, दैट इज़ उनकी ग्लोरी आज तक मेंटेन्ड है। दिस आर्ट, लिटरेचर एक्सेट्रा प्रोड्यूस्ड इन सच अ पीरियड इज सेड टू बी क्लासिकल। अब ऐसे जो आर्ट्स बने गए ऐसे पीरियड में कि जहाँ पे इतना सब कुछ एक साथ हो गया और उनकी इतना महान युद्ध हो गया, तो उन्हें कहा जाता है क्लासिकल लिटरेचर। रघुवंशा एंड कुमार संभवा बाय कालिदास, कीर्तर्जुनिया बाय भैरवी एंड शिशुपालवध by Magha are well-known compositions of ancient period written in classical संस्कृत। तो क्लासिकल संस्कृत में कुछ लिखे गए यहाँ पे बुक्स आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है थिएटर के बारे में। इंडिया हैज़ एन एंशियंट ट्रेडिशन ऑफ टेलिंग अ स्टोरी थ्रू सॉन्ग्स, म्यूज़िक एंड डांस। तो ये तो बहुत ही फेमस पार्ट है इंडिया का कि इंडिया में क्या होता है, कई बार जब हम सॉन्ग सुनते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं या डांस में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो क्या होता है कि इन सबको हम स्टोरी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाती है। दिस आर्ट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल इन द नृत्य शास्त्र बाय भरत मुनि। अब भरत मुनि जो थे ये भी एक सेज थे, इन्होंने क्या किया, एक राइटिंग लिखी जिसका नाम है नृत्य शास्त्र। और इसमें इन्होंने क्या बताया था,
इसी आर्ट के बारे में बताया था कि कैसे स्टोरीज में लिख के उसे और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। विद सपोर्टिंग डायलॉग्स दे आर नोन एज थिएटर, और इसे ही कहा जाता है थिएटर कि किसी भी चीज़ को स्टोरी में लिख देना। अमंग द एंशियंट संस्कृत प्लेस स्वप्न वसवदत्त बाय भाषा, अभिजीनन शकुंतल बाय कालिदास एक्सेट्रा आर फेमस। तो ये भी ऐसे ही कुछ प्लेस हैं, कुछ स्टोरी टाइप डायलॉग्स के साथ लिखे गए हैं जो कि कालिदास ने लिखे हैं और भाषा ने लिखे हैं, ये बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है नरेटिव लिटरेचर, जो कि हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में नहीं, हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। साथ में आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो क्वेश्चन ये है आप लोगों का कि जो हमारा संगम लिटरेचर था वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था। इसका आंसर जो है बहुत सिंपल है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। टिल देन बाय बाय, एंजॉय स्टडिंग। Musca, Mickey, Misca, Musca, Misca, Musca.